नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बहाली का एक बड़ा पिटारा खुल चुका है और बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 की घोषणा कर दी गई है। फेज 3 में प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के लिए वैकेंसियां निकलेंगी, जिसके लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा पाएंगे। वहीं 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा आयोजित होगी। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और टीआरई 3 परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। यानी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने यह घोषणा की है। कह सकते हैं कि जाते जाते ये एक बार फिर से बड़ा इतिहास रचना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद क्या लग रहा है सर, टीआरई 3 की आपने कल्पना नहीं की होगी कि हमारे कार्यकाल में हम खुद इसी घोषणा कर पाएंगे? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था इसके बारे में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारी तैयारी तो बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। हमारा यहाँ पर आयोग में टीम बन चुका है, सॉफ्टवेयर बन चुका है और सब लोग ट्रेंड हो चुके हैं। अब हम लोग कोई भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो, 5 हो जी, या और भी कोई परीक्षा हो। आज भी हमारे यहाँ इंटरव्यू चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का स्पेशलिस्ट का, और जैसे जैसे इंटरव्यू खत्म होते जाएगा हम उसका भी परीक्षाफल घोषित करके ही जाएंगे। से डोमिसाइल को लेकर पिछले बार भी सवाल उठा था, इस बार क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो रहा है, ये जानकारी ली गई है? देखिए, कोई भी नीतिगत निर्णय जो है वो सरकार लेगी। हमारे पास अभी इसके लागू करने की कोई सूचना नहीं है। अपियरिंग कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे, जो कि स्टेट की बात होगी या बाकी जो डीएलएड है, सभी लोग इंतजार में हैं? देखिए, हमें इसके बारे में अभी विभाग से कोई निर्देश नहीं है, तो हम तो अपने पुरानी परिपाटी के रूप से ही करेंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि तक उस जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी आवेदक होंगे, उनको योग्य होना होगा। उसके हिसाब से 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। बिल्कुल, पिछले बार भी एक रिकॉर्ड आपने बनाया था रिजल्ट और समय जारी करके, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह 10 दिन में अगर रिजल्ट जारी हो जाए इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद, इस बार क्या रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे फिर? हाँ, लगता तो है, हम लोग कर सकते हैं। होली है। देखिए, कोई भी चीज जो होता है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और होमवर्क की जरूरत होती है जी, और वो हम लोगों ने कर रखा है। का लेवल क्या होगा? चूंकि आपने कट ऑफ की बात की तो आपने कहा कि अभ्यर्थी जो होते हैं कट ऑफ खुद उन पर निर्भर करता है कि कितना जाएगा। इस बार क्या कहेंगे, क्या अंदाजा है आपका कि अभ्यर्थियों की संख्या, कट ऑफ या फिर क्वेश्चन का लेवल? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं उसके बारे में, क्योंकि कट ऑफ, बेशक कट ऑफ जो है वो अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर और हमारे क्वेश्चन के जो स्तर है उस पर निर्भर करेगा। क्या में वैकेंसी आ रही है? नहीं, अभी हमें इसकी सूचना नहीं है। जब उसकी सूचना आएगी तो मैं निश्चित तौर पर उसको ही बताऊंगा। न्यूज 18 की तरफ से 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक ऑप्शन क्लिक कर दीजिए सर। 50,000 से लेकर 60,000, 60,000 से लेकर 70,000, 70,000 से लेकर 80,000, 80,000 से लेकर 1 लाख। इसमें से नन ऑफ दीज तो नहीं है सर? मैं इसमें यह कहूंगा कि मोर देन 0, और इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। चलिए एक और सवाल सर, चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये एक बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या नहीं है। मेरे ऑप्शन के आसपास है। आपका ऑप्शन तो बहुत विस्तृत है और उसमें तो कहीं ना कहीं तो वो फिट करेगा ही। और इन्होंने दावे के साथ कहा है कि आत्मसंतुष्टि मिले ना मिले, क्योंकि मैं कई पद पर रहा हूं, बावजूद ये उम्मीद जरूर है कि जितनी बहाली किया हूं ऐसे में वो मील का पत्थर ही साबित होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कुल 14 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए देने वाली है अब सरकार। 7वें सेमेस्टर में ये प्रोत्साहन राशि जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हासिल होगी। नीतीश कैबिनेट ने 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी है और इसके लिए 6,010 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो प्रावधान इस वक्त किया गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 1 अरब 4 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। वाहन खरीदने की बात हो तो वाहन खरीदने के लिए 41 करोड़
48,67,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भी ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी। 3,46,777 आवेदनकर्ता को इसका लाभ सीधे तौर पर हासिल होगा। एनआईटी पटना में इंक्यूबेशन सेंटर भवन तक बनाए जाएंगे। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 14 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त है। 14 एजेंडा। सबसे बड़ी योजना जो स्वीकृत हुई है वह है पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए। राज्य में 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1082 और सामान्य क्षेत्र में 1083। तो आपके 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे। इसमें 6,010 करोड़ 10,48,000 रुपए 6,010 करोड़ का इस पर व्यय होगा। 6,010 करोड़ का व्यय होगा। तो सबसे बड़ी योजना है जो मंत्रिपरिषद ने 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। उद्योग विभाग का एक रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैप योजना की स्वीकृति के संबंध में था। वहीं बगहा से बड़ी खबर, 7 करोड़ रुपए के चरस को जब्त किया गया है। 35 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बेतिया के सिकटा का रहने वाला यह तस्कर बताया जाता है। धनहा पुलिस ने एक यात्री बस से इस शख्स को पकड़ा, जिसके पास से ये चरस जो है वो बरामद हुई है। गिरफ्तार तस्कर नेपाल से चरस को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। बेतिया के सिकटा के रहने वाले रितेश पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान तस्कर के बैग से और उसके शरीर से 35 किलोग्राम चरस को जब्त किया गया। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से फिलहाल पूछताछ के आधार पर पूरे सिंडिकेट के खुलासे में लगी हुई है। कई लोगों की पहचान की बात कही गई है जो नेपाल से तस्करी कर माल को उत्तर प्रदेश के रास्ते महानगरों तक पहुंचाने के कार्य में जुटे हुए हैं। उधर से आ रही थी राज ट्रेवल्स का नंबर भी है UP 53 GT 0751। उसका चेक करना प्रारंभ करते एक अभियुक्त या एक आदमी वो पिट्ठू लेके भागना शुरू किया गाड़ी से। इसका नाम था रितेश पटेल, पेशर जवाहिर पटेल, साकिन बेहरा, थाना सिकटा, जिला पश्चिम चंपारण। तो कुल चरस लगभग 35 किलोग्राम बरामद हुआ। एग्जैक्ट 34.984 किलोग्राम हुआ। अबाउट 35 kg मिला। एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। और हमारे सहयोगी इस वक्त मुन्ना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी इस वक्त मुन्ना मिल रही है, क्योंकि जिस शख्स को पकड़ा गया है अब उसके तार कहां तक हैं, कौन कौन लोग इस सिंडिकेट में जुड़े हुए हैं, इसे क्या तलाशने में अब पुलिस जुटी हुई है? नेपाल सीमा पर सिकटा एक थाना क्षेत्र पड़ता है। उसका बेहरा गांव है जहां का रहने वाला रितेश पटेल है, जो 35 किलो चरस के साथ जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और चरस के साथ गिरफ्तार युवक से जब पूछताछ की गई है तो उन्होंने एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है, जो नेपाल से लेकर महानगरों तक जिसके जाल फैले हुए हैं। और इसके विभिन्न रास्तों पर भी कई तरह के मीडिएटर इसके हुआ करते हैं, जिसके लेकर कई अहम खुलासे किए गए हैं। जिसके बाद बगहा पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही सीमा पर तैनात SSB से भी संपर्क स्थापित कर पूरे सिंडिकेट के उद्भेदन में लिए जरूर जुटी है। लेकिन जो बरामद चरस है उसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए की आंकी गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद एक बड़े गिरोह का उद्भेदन जरूर हो गया है, जो नेपाल से चोरी छिपे तस्करी कर महानगरों तक चरस समेत कई मादक पदार्थों की तस्करी कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर आर्किटेक्ट विनोद सिंह को ईडी ने बुलाया है। फोन कर ईडी की तरफ से दफ्तर बुलाया गया है आर्किटेक्ट विनोद को, और ईडी के अधिकारियों ने इस शख्स को फोन किया। विनोद सिंह से पूछताछ को लेकर बताया जा रहा है कि उसे बुलाया गया और पिछले दिनों विनोद सिंह से आवास और ऑफिस में पूछताछ भी और छापेमारी को भी अंजाम दिया गया था। हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह बताए जाते हैं, जिनसे अब ईडी के अधिकारी एक बार फिर पूछताछ करने वाले हैं। विनोद के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को कई डेटा सहित अन्य सामान बरामद हुए थे।
तो आर्किटेक्ट विनोद को ईडी की तरफ से बुलाया गया है, जिससे माना जा रहा है कि चूंकि हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह, अब इनसे पूछताछ संभव है। और झारखंड के रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमीन सत्येंद्र महतो को सम्मन भेजा गया है। बड़गाई अंचल के प्राइवेट अमीन बताए जाते हैं सत्येंद्र महतो, जिन्हें सम्मन भेजा गया है। ईडी ने पूछताछ के लिए इस शख्स को भी दफ्तर बुलाया है। सत्येंद्र महतो ने बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन की नापी की है। ईडी के अधिकारी प्राइवेट अमीन सत्येंद्र महतो से पूछताछ कर रहे हैं। तो सत्येंद्र महतो से ये पूछताछ महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। और ओम प्रकाश, अगर सत्येंद्र की बात की जाए तो सत्येंद्र से इस वक्त पूछताछ का आधार क्या हेमंत सोरेन से पूछताछ से मिली जानकारी मानी जाए? जी बता दें कि जो बड़गाई अंचल की जमीन है उसे लेकर ये पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस जमीन को खोजने में जो है वो सत्येंद्र महतो ने ही मदद की थी और ये तमाम जमीन को खोजकर निकाला गया था और उसकी नापी भी की थी। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसने में ये सत्येंद्र महतो का भी बयान जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है और इसी बाबत ईडी ने उन्हें बुलाया है और उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उनकी पत्नी भी यहाँ आई हुई थी और उनसे भी जो हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा उन्हें बुलाया गया है और हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो इसमें किसी तरह की संलिप्तता नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने इतना जरूर माना कि इस जमीन की नापी जो है उनके पति के द्वारा की गई है। अब देखना होगा कि ईडी के द्वारा पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें कितनी बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो विनोद सिंह, जिनके आवास पर जनवरी माह में रेड हुई थी, आवास और दफ्तर पर भी, उन्हें भी ईडी दफ्तर तलब किया गया है और उनसे भी आज जो है वो पूछताछ की जाएगी। बता दें कि जो विनोद सिंह हैं वो हेमंत सोरेन के काफी करीबी बताए जाते हैं और इनके आवास और जो दफ्तर में रेड हुई थी, आवास से करीब 22 लाख रुपए के करीब जो है नगद की बरामदगी हुई थी। तो वहीं दफ्तर से कई महत्वपूर्ण डेटा जो है वो ईडी को बरामद हुए थे। क्या इस बुलावे को या इस पूछताछ को क्रॉस क्वेश्चनिंग के तौर पर भी देखा जाए? जी बिल्कुल, जो बातें जो है वो विनोद सिंह के तरफ से आएंगी उसके बाद हो सकता है हेमंत सोरेन से उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाए या फिर हेमंत सोरेन से जो बातें सामने आई हैं उन बातों को विनोद सिंह के समक्ष रखा जाए। तो तमाम जो बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है और देखना होगा कि तमाम पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो कितनी बढ़ती है। हालांकि बता दें कि इस मामले में भानु प्रताप को भी आज जो है वो रिमांड पर लिया गया है और ईडी दफ्तर में फिलहाल भानु प्रताप से और हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन ये दो नए शख्सों की एंट्री से कहा जा सकता है कि जो हेमंत सोरेन की मुश्किलें हैं और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सत्येंद्र महतो को सम्मन भेजा गया और पूछताछ ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया और ये माना जा रहा है कि चूंकि 8.46 एकड़ जमीन की नापी सत्येंद्र की तरफ से भी की गई थी, जो कि एक प्राइवेट अमीन के तौर पर काम करते हैं, जमीन की मापी का काम करते हैं और ये पूछताछ खास मानी जा रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक से बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए, आग के गोले और धुएं का गुबार जो है वो कैसे आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है और आग की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट से पूरा शहर जो है वो थर्रा जाता है। धमाके के बाद भीषण आग की लपटें जो हैं वो पूरी पटाखा फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लेती हैं और देखिए कैसे ये पूरी पटाखा फैक्ट्री जो है वो आग के गोले में तब्दील होती नजर आई। दूर तक लोगों ने इस आग की लपट को उठते हुए देखा है। आसपास के करीब 60 घर आग की चपेट में आ जाते हैं और साथ ही साथ जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक नजर आया। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ पहुंचता है, लेकिन 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।
हरदा में पटाखा फैक्ट्री में यह आग लगी और देखिए कैसे रह कर चुकी ये पटाखा फैक्ट्री थी, रह कर इसमें ब्लास्ट होता रहा और 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन तस्वीरों को देखकर एक बार की को लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे। और ये पटाखा फैक्ट्री की तस्वीर है। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका खुलासा इस वक्त नहीं हो पाया है। कोशिश आग को बुझाने की, लेकिन 7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर जरूर सामने आ रही है। 100 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें विभिन्न स्थानीय अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 11 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यानी कि ये संख्या जो मौत के आंकड़े की सामने आ रही है ये बढ़ रही है, क्योंकि जितनी तेज आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं, इससे आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें तकरीबन आसपास के 60 घर जो हैं वो चपेट में आ जाते हैं। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। दूर तक धरती जो है वो हिलती हुई नजर आई, जैसे आसपास के लोगों को इसकी जानकारी होती है। विस्फोट का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। जो लोग उस दौरान उस पटाखा फैक्ट्री के अंदर या आसपास मौजूद होंगे, भागने संभलने का भी मौका लोगों को हासिल नहीं हुआ। अब संख्या जो है वो 11 तक जा पहुंची है मौत के आंकड़े के तौर पर। विस्फोट के बाद अफरा तफरी और चीख पुकार मच जाती है। मध्य प्रदेश के हरदा की ये तस्वीर, चूंकि पटाखा जिसमें ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, एक हल्की सी चिंगारी, एक छोटी सी भूल या चूक बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद लोग जरूर डरे सहमे नजर आ रहे हैं। है जहाँ अचानक सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है। अगली खबर बिहार के शेखपुरा के बरबीघा से आ रही है, जहां पर अंचल में किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझ गया है। नारायणपुर मौजा में 188 किसान की जमीन का रेलवे ने अधिग्रहण किया है। जमीन अधिग्रहण का मामला अब सुलझ जाने के बाद शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना के काम में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। साल 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना की आधारशिला जरूर रखी, लेकिन नारायणपुर मौजा की जमीन मूल्य निर्धारण को लेकर किसान और भू अर्जन विभाग के बीच विवाद चलता रहा। अब किसानों को व्यावसायिक और आवासीय दर पर भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद पटरी बिछाने के साथ अन्य काम में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है।